क्या होगा जब मौत के दरवाजे से लौटकर आई मन्नत को अपनी खोई हुई यादें वापस मिलने लगे, लेकिन उसी पल उसका सबसे बड़ा सहारा उससे दूर चला जाए। एक तरफ आलिया की आखिरी सीख, दूसरी तरफ वेदांश का टूटा हुआ दिल। क्या मन्नत अपने वी तक पहुंच पाएगी या फिर इस बार दोनों के बीच की खामोशी उनके रिश्ते की सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा बनेगी? जानने के लिए सुनिए मन्नत एक जुनून भाग 32। डॉक्टर ने घबराकर कहा, डॉक्टर लूना, हमारी कोशिशें बेकार जारी है। इनका दिमाग कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है। यह सुनते ही लूना का चेहरा सख्त हो गया, उसकी आंखें लाल पड़ गई। बकवास मत कीजिए, वो लगभग चिल्ला पड़ी। हमारा काम हार मानना नहीं है। जब तक इनकी सांसें चल रही हैं तब तक उम्मीद जिंदा है। कोई भी डॉक्टर इनके लिए नो होप शब्द इस्तेमाल नहीं करेगा। लेकिन भीतर ही भीतर लूना टूट रही थी। उसने आंखें बंद कर ली। हे माता रानी, प्लीज़ मन्नू को वापस भेज दो। जो भी कीमत लेनी हो मुझसे ले लो, लेकिन मन्नू को वापस भेज दो, वरना सब तबाह हो जाएगा। किंग का वजूद मिट जाएगा। वही मन्नत जैसे किसी दूसरी दुनिया में भटक रही थी। चारों तरफ सिर्फ धुंध थी, अंतहीन सन्नाटा, और उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। वो बस चलती जा रही थी, चलती जा रही थी, जैसे इस दुनिया से बहुत दूर निकल जाना चाहती हो। सामने एक परिचित चेहरा खड़ी थी। मन्नत की सांस अटक गई। आलिया। सामने आलिया खड़ी मुस्कुरा रही थी। वही मासूम मुस्कान, वही अपनापन, वही मुस्कान जो हर बार तब दिखाई देती थी जब मन्नत पूरी तरह टूट जाती थी। मन्नत की आंखों से आंसू बह निकले। तुम कहाँ चली गई थी आलिया? मैंने तुम्हें कितनी बार ढूंढा, लेकिन तुम कभी दिखाई नहीं दी। आलिया मुस्कुरा दी और बोली, क्योंकि तब तुम्हें मेरी ज़रूरत नहीं थी मन्नू। तुम्हारे पास तुम्हारा अपना सहारा था। मन्नत की भवें सिकुड़ गई। मेरा सहारा? आलिया ने बस मुस्कुराकर उसकी तरफ देखा। हाँ, जिसने हर बार तुम्हें गिरने से बचाया, जिसने तुम्हारे टूटने पर खुद को तोड़ा, जिसने तुम्हें तुमसे ज़्यादा संभाला, वो तुम्हारा वी मन्नू। मन्नत का दिल अजीब तरीके से धड़क उठा। आलिया ने मुस्कुराकर आगे कहा, तुम्हें वापस जाना है। अभी तुम्हारा सफ़र खत्म नहीं हुआ है। मन्नत की आंखों से आंसू और तेज बहने लगे। उसने सिर हिला दिया। नहीं आलिया, मैं वापस नहीं जाना चाहती हूँ। मैं थक गई हूँ, बहुत थक गई हूँ। मैं सबसे दूर जाना चाहती हूँ। आलिया की मुस्कान हल्की सी फीकी पड़ी। वह उसके करीब आई और बोली, अपने वी को छोड़कर चली जाओगी? मन्नत का दिल इस बार जोर से धड़का। उसने तुरंत नज़रें फेर ली। आलिया ने फिर पूछा, उस इंसान को छोड़ दोगी जिसकी सांसें इस वक्त सिर्फ तुम्हारे लिए अटकी हुई है? मन्नत की पलकों से आंसू टूटकर गिर पड़े, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। आलिया धीरे से मुस्कुराई। या तुम इस बार भी यही सोच रही हो कि वो इस बार भी खुद को संभाल लेंगे, है ना? जैसे 3 साल संभाले हैं, जैसे अब तक संभाल रहे हैं खुद को। मन्नत की मुठियाँ कस गई। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। हाँ, वी बहुत मजबूत है आलिया, उसने टूटे हुए स्वर में कहा। वो संभाल लेंगे खुद को। आलिया ने सिर हिला दिया। नहीं मनु, इस बार नहीं, इस बार वो नहीं संभाल पाएंगे। अगर तुम चली गई तो उनके अंदर भी बहुत कुछ मर जाएगा। मन्नत की आंखें भर आई। उसने दोनों हाथों से अपना चेहरा ढक लिया। उसकी आवाज़ काँप रही थी। तो मैं क्या करूँ आलिया, क्या करूँ? मेरे अंदर बहुत सारे सवाल हैं, इतने सारे सवाल कि लगता है मेरा दिमाग फट जाएगा। जिस वजह से 3 साल पहले मैंने अपने वी से दूर जाने का फैसला लिया था, आज वही फैसला मेरे लिए जहर बन चुका है। उस वक्त मुझे लगा था कि मैं सही कर रही हूँ, लेकिन आज सब कुछ याद आ गया है तो लग रहा है जैसे मैंने सबसे बड़ी गलती की थी। उसकी सांसें भारी हो गई। मैं उनसे क्या कहूँगी आलिया? कैसे उनकी आंखों में देखकर बात करूँगी? उसके सामने जैसे वेदांश का चेहरा घूम गया। उस दिन वी ने मुझसे बहुत बार पूछे थे कि मैं उन्हें छोड़कर क्यों जा रही हूँ, क्या छुपा रही हूँ, लेकिन मैंने उनके किसी सवाल का जवाब नहीं दिया। मन्नत की आवाज़ टूट गई। मैंने बस उन्हें दर्द दिया है, सिर्फ दर्द। आलिया चुपचाप उसकी बातें सुन रही थी। मन्नत ने भीगी आंखों से उसकी तरफ देखा। मैंने उनका भरोसा तोड़ा है आलिया, उनकी कसम तोड़ी, उन्हें अकेला छोड़ दिया।
और जब उन्हें मेरी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी तब मैं उनके साथ नहीं थी। मन्नत फूट पड़ी। मैं कैसे उनका सामना करूं आलिया? कैसे बताऊं कि मैं खुद नहीं समझ पा रही हूँ कि उस दिन जो मैंने फैसला लिया था वो सही था या गलत। उसकी आवाज़ भर आ गई। मेरी यादों के साथ हर रिश्ता, हर एहसास, हर दर्द, हर जख्म वापस आ गया है। मन्नत की सांसें भारी होने लगी। एक पल के लिए उसने अपनी आंखें बंद कर ली। और सबसे बड़ी वजह है आलिया, तुम जानती हो, उन्होंने अपने डैड को खो दिया, अपने भाई को खो दिया। और इसकी वजह कौन है? सिर्फ मैं। अब उसके आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। मेरी वजह से मेरे वी ने कितना कुछ सहा है। मैंने उनसे उनका सब कुछ छीन लिया। आलिया कुछ पल तक मन्नत को देखती रही। उसकी आंखों में गहरी समझ थी, क्योंकि वो मन्नत का हर दर्द, हर घाव और हर डर महसूस कर पा रही थी। वह यह भी जानती थी कि आखिर किन हालातों ने मन्नत को 3 साल पहले वेदांत से दूर जाने का फैसला लेने पर मजबूर किया था। कुछ देर तक वह चुप रही, फिर धीरे से आगे बढ़ी और मन्नत के सिर पर हाथ फेरते हुए बोली, तो फिर अपनी गलती सुधारो मन्नू। मन्नत ने नम आंखों से उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में असंख्य सवाल और अनगिनत डर तैरे थे। आलिया ने प्यार से मुस्कुराकर कहा, और हाँ, जो सवाल इस वक्त तुम्हारे दिल में चल रहे हैं उनसे भागो मत। उनका जवाब यहाँ नहीं मिलेगा, उनका जवाब तुम्हारी दुनिया में है। मन्नत चुपचाप सुनती रही। आलिया की भी आंखें नम हो गई। वह मुस्कुराकर बोली, लेकिन उसके लिए अपने वी को इतनी बड़ी सज़ा मत दो। उनका कसूर सिर्फ इतना है कि उन्होंने तुमसे मोहब्बत की है, बहुत ज़्यादा मोहब्बत। तुम्हारे लिए तुम्हारे वी ने हर इम्तिहान दिया है, हर दर्द सहा है, हर बार खुद को साबित किया है, हर बार तुम्हारे लिए दुनिया से लड़ा है। और जब तुम्हारी बारी आई तो तुम भाग जाना चाहती हो। मन्नत की आंखों से आंसू और तेजी से बहने लगे। आलिया की आवाज़ और भी गहरी हो गई। तुम इतनी स्वार्थी तो कभी नहीं थी मन्नू, कि जिस इंसान ने तुम्हें अपनी पूरी दुनिया बना लिया उसे बीच रास्ते में अकेला छोड़ दो। जिसने तुम्हारा हाथ कभी नहीं छोड़ा, तुम उनका हाथ छोड़कर चली जाओ। मन्नत ने दोनों कानों पर अपना हाथ रख लिया, लेकिन आलिया रुकी नहीं। आज उन्हें तुम्हारी ज़रूरत है, उतनी ही जितनी कभी तुम्हें उनकी थी, और तुम उनसे मुंह मोड़ रही हो। अगर आज तुम चली गई ना तो दुनिया तुम्हारी मोहब्बत पर नहीं, तुम्हारी कायरता पर हंसेगी, क्योंकि तुम्हारे वी ने अपना प्यार 1000 बार साबित किया है। अब तुम्हारी बारी है। मन्नत फूट पड़ी और बोली, तो करने दो ना मुझे अपनी गलती का प्रायश्चित। वह लगभग चीख पड़ी, समझ लो मैं अपनी सज़ा भुगतने जा रही हूँ। आलिया ने तुरंत सिर हिलाया, नहीं, इसे प्रायश्चित नहीं कहते मन्नू, इसे भागना कहते हैं। मन्नत की सांस अटक गई। आलिया ने उसके कंधों पर हाथ रखा। अगर सच में प्रायश्चित करना चाहती हो तो वापस जाओ, अपने वी का हाथ थामो, उनके साथ खड़ी रहो, उनके साथ दर्द सहो, उनके साथ लड़ो, उनके साथ जियो, और अगर ज़रूरत पड़े तो उनके साथ टूटो भी, लेकिन भागो मत। क्योंकि मोहब्बत का प्रायश्चित दूर जाकर नहीं, साथ रहकर किया जाता है। यह सुनते ही मन्नत की आंखों के सामने वेदांश का चेहरा उभर आया। उसकी बेचैनी, उसकी आंखें, उसका इंतजार, उसका प्यार, सब कुछ। वहीं दूसरी तरफ आईसीयू का दरवाज़ा झटके से खुला और वेदांश भारी कदमों से अंदर आया। पूरा कमरा एक अजीब सन्नाटे में डूब गया। डॉक्टर अनायास ही उसके लिए रास्ता छोड़कर एक तरफ हट गए। लूना का चेहरा पूरी तरह सफ़ेद पड़ चुका था। वो पहली बार खुद को इतनी बेबस महसूस कर रही थी। वेदांश की आंखें बेहद गहरी थी, खतरनाक हद तक शांत, लेकिन उस शांति के भीतर एक ऐसा तूफान था जो सब कुछ तबाह कर सकता था। वह बिना कुछ कहे मन्नत के बेड के पास आकर रुक गया। उसकी नज़रें सिर्फ मन्नत पर थी, बस मन्नत पर। अगले ही पल उसने धीरे से उसकी हथेली अपने हाथों में भर ली। उसकी उंगलियां मन्नत की उंगलियों पर कस गई। उसने कुछ नहीं कहा, एक भी शब्द नहीं, क्योंकि उसके दिल में हजारों शब्द थे और उन हजारों शब्दों का बोझ उसकी आंखों में साफ दिखाई दे रहा था। उसकी नज़रें एक पल के लिए भी मन्नत के चेहरे से नहीं हट रही थी। वहीं दूसरी तरफ मन्नत अब भी उस अनजानी दुनिया में खड़ी थी। आलिया मुस्कुरा रही थी। उसने आगे बढ़कर मन्नत के आंसू पोंछे, फिर बहुत प्यार से बोली, जाओ मन्नू, अपने वी के पास जाओ, वो तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है।
मन्नत की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। आलिया ने मुस्कुराकर उसके माथे को छुआ और बोली, और एक बात हमेशा याद रखना, तुम्हें अपनी आंखें बंद करने का अधिकार तब तक नहीं है जब तक मैं न कहूँ। मन्नत ने रोते हुए उसकी तरफ देखा। आलिया की मुस्कान और गहरी हो गई, क्योंकि ये आंखें मेरी हैं मन्नू, मैंने तुम्हें दी थी, तो इन्हें बंद करने का फैसला भी मेरा होगा। मन्नत फूट पड़ी, उसकी सिसकियाँ अब रुक ही नहीं रही थी। आलिया ने धीरे से उसका चेहरा ऊपर उठाया और बोली, भागने से जवाब नहीं मिलते मन्नू, उनका सामना करना पड़ता है। जाओ, लौट जाओ, क्योंकि इस बार तुम्हें भागना नहीं है, लड़ना है, अपने लिए, अपने प्यार के लिए और उस सच के लिए जो इतने सालों से अंधेरे में छुपा बैठा है। इतना कहकर आलिया धीरे धीरे पीछे हटने लगी। उसकी आवाज़ अब दूर से आने लगी। जाओ मन्नू, अपने वी के पास लौट जाओ, वह टूट रहा है और इस बार उसे टूटने मत देना। प्लीज़ लौट जाओ मन्नू, अभी तुम्हारी कहानी खत्म नहीं हुई है। तुम्हें तो अपने वी के साथ जी भर कर जिंदगी जीनी है, तुम्हें तो उनके साथ बूढ़ा होना है, तुम्हें तो उनसे लड़ना है, उन्हें सताना है, उनसे बेपनाह मोहब्बत भी करनी है। उसी पल मन्नत के कानों में एक और आवाज़ गूंजी, बहुत परिचित, बहुत अपनी, जैसे कोई उसे पुकार रहा हो। वेदांश। उसकी हथेली पर वेदांश की पकड़ और कस गई थी। उसकी आंखें अब भी मन्नत पर टिकी थी और पहली बार मन्नत को महसूस हुआ कि कोई उसे पूरे दिल से रोक रहा है, पूरी शिद्दत से वापस बुला रहा है। और उसी एहसास के साथ उसके कदम धीरे धीरे उस रोशनी की तरफ बढ़ने लगे। तभी अचानक वेदांश को अपनी हथेली पर हल्की सी हरकत महसूस हुई। उसकी नज़रें एक पल के लिए भी मन्नत के चेहरे से नहीं हटी थी। अगले ही पल मॉनिटर पर चल रही धड़कनों की गति बदलने लगी। मशीन की बीप अब पहले से ज़्यादा स्पष्ट सुनाई दे रही थी। डॉक्टर्स तुरंत एक्टिव हो गए। लूना के चेहरे पर पहली बार राहत दिखाई दी। उसने जल्दी से मन्नत के सारे पैरामीटर्स चेक करने शुरू कर दिए, लेकिन वेदांश वो अब भी बिल्कुल शांत बैठा था। उसकी उंगलियां अब भी मन्नत की हथेली को थामे हुई थी। ना उसे मॉनिटर की बदलती हुई बीप से फर्क पड़ा, ना डॉक्टरों की भागदौड़ से, ना इस बात से कि मन्नत की उंगलियां हिली थी, क्योंकि उसके अंदर कहीं भी यह विश्वास पैदा ही नहीं हुआ था कि मन्नत उसे छोड़कर जा सकती है। जैसे उसे शुरू से ही यकीन था कि उसकी मन्नत वापस आएगी। कुछ घंटे यूं ही बीत गए, लेकिन इस पूरे समय में वेदांश ने एक बार भी अपनी पकड़ ढीली नहीं की थी। ना उसने अपनी आंखें बंद की, ना अपनी जगह छोड़ी और ना ही एक पल के लिए मन्नत से नजरें हटाई। बाहर पूरा परिवार बेचैनी में बैठा था। सभी की आंखें बार बार आईसीयू के दरवाजे पर टिक जाती, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी अंदर जाने की। अंदर सिर्फ सन्नाटा था और दो धड़कनों की कहानी। फिर धीरे धीरे मन्नत की पलकों में हरकत हुई। उसकी सांसें थोड़ी गहरी हुई, उंगलियां हल्की सी कांपी और फिर बहुत मुश्किल से उसने अपनी आंखें खोल दी। पहली नज़र सीधे वेदांश पर पड़ी। जैसे आंखें खुलते ही उसकी दुनिया उसी चेहरे को ढूंढ रही हो। दोनों की नज़रें मिली, समय जैसे वहीं ठहर गया। मन्नत की आंखों में एक पल में नमी उतर आई। उन आंखों में दर्द भी था, सुकून भी और अनगिनत अनकहे सवाल भी। लेकिन वेदांश वह अब भी वैसे ही उसे देख रहा था, गहरी, बेहद गहरी नज़रों से। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, ना राहत, ना शिकायत, ना गुस्सा, कुछ भी नहीं। लेकिन उसकी आंखें बता रही थी कि पिछले कुछ घंटों में वह कितनी बार अंदर ही अंदर मर चुका था। मन्नत ने कांपते हुए अपनी उंगलियां उसकी हथेली पर कस दी। उसके होठ कांपे। उसने जैसे कुछ कहना चाहा, शायद वी, लेकिन शब्द उसके गले में ही अटक गए। तभी अचानक वेदांश ने उसकी हथेली छोड़ दी। मन्नत एक पल के लिए ठिठक गई। वह कुछ समझ नहीं पाई। उसने सोचा था कि वेदांश कुछ कहेगा, उससे सवाल करेगा, उससे डांटेगा, लेकिन वेदांश ने कुछ नहीं कहा, एक शब्द भी नहीं। वो धीरे धीरे उठा, एक बार फिर उसकी तरफ देखा और अगले ही पल मुड़कर केबिन से बाहर निकल गया। मन्नत की आंखें फैल गई। उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसके सीने से कुछ खींचकर ले गया हो, लेकिन वह उसे रोक भी नहीं पाई। वहीं वेदांश हॉस्पिटल से निकलकर सीधे अपनी कार की तरफ बढ़ गया। उसके पीछे शिव और मयंक भी आ गए थे। तभी वेदांश ने बिना पीछे देखे गहरी आवाज में कहा,
मेरे पीछे आने की ज़रूरत नहीं है, तुम सबकी यहाँ ज़रूरत है। ये कहकर वो वहाँ से चला गया। शिव और मयंक कुछ पल उसे जाते हुए देखते रहे। तभी मयंक ने भारी आवाज़ में कहा, मनु हर बार गलती करती हैं और वेदांश हर बार उसे संभाल लेता है, लेकिन इस बार मनु का बिना बताए चले जाना वेदांश की रूह को चिर गया है। उसका टूटना जायज़ है। तभी शिव ने भी गहरी सांस लेकर कहा, पता नहीं बॉस, लेकिन पहली बार मुझे किंग को लेकर डर लग रहा है। वो समझ रहा था कि मन्नत के होश आने के बाद अचानक वेदांश के ऐसे चले जाना कुछ सही नहीं था। वहीं केबिन के अंदर पूरा शेखावत परिवार जमा हो चुका था। जैसे मन्नत की नज़र सामने खड़े केशव जी पर पड़ी, उसकी आंखें भर आई। अगले ही पल उसके होठ कांपे और टूटी हुई आवाज़ निकली, दादू। बस एक शब्द, लेकिन यही शब्द सुनते ही केशव जी का बरसों का सब्र टूट गया। वह तुरंत उसके पास आए और उसे अपने सीने से लगा लिए। उनकी आवाज़ काँप रही थी, कहाँ चली गई थी मेरी बच्ची? जानती हैं आज हम सब कितने डर गए थे। मन्नत उनके सीने से लगकर फुट फुट कर रो पड़ी। उसकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। आई एम सॉरी दादू, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी। मैं दोबारा ऐसी गलती कभी नहीं करूँगी। मैं अब आपको छोड़कर कभी नहीं जाऊँगी। तभी मन्नत की नज़र दिव्या जी पर पड़ी। दिव्या जी की आंखों में ममता और आंसू दोनों थे। वह आगे बढ़ी और प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरते हुए बोली, मेरी बच्ची, 3 साल बाद आपसे मिले और वो भी हॉस्पिटल में। इतना कहते ही उन्होंने मन्नत को अपने सीने से लगा लिया। मन्नत भी कुछ पल चुपचाप उनके सीने से लगी रही। फिर उसकी नज़र राजवीर जी पर गई। राजवीर जी की भी आंखें नम थी। वो मुस्कुराने की कोशिश करते हुए बोले, अब ठीक तो हो ना बेटा? मन्नत ने हल्का सा सिर हिलाया, जी। इसके बाद वह एक एक करके सबसे मिली। सभी की आंखें नम थी, लेकिन उसी पल कबीर और पंखुड़ी की नज़रें एक दूसरे से टकराई। दोनों के मन में एक ही सवाल था, क्या मनु की यादें वापस आ गई है? क्योंकि जिस तरह वह दादू कहकर रोई थी, वो सिर्फ एहसास नहीं लग रहा था, उसमें पहचान थी, पूरा अतीत था। तभी एक नन्ही सी आवाज़ सुनकर मन्नत ने अपनी नज़रें घुमाई। उसकी नज़र सीधे पंखुड़ी की गोद में बैठी कुहू पर जाकर रुकी। कुहू बड़ी बड़ी आंखों से उसे ही देख रही थी और फिर अचानक खिलखिलाकर मुस्कुरा दी। मन्नत कुछ पल उसे देखती ही रह गई। उसकी आंखें धीरे धीरे नम होने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे उसके दिल का कोई खाली कोना अचानक भर गया हो। वो समझ पा रही थी कि इस छोटी सी बच्ची को देखकर उसके अंदर इतनी हलचल क्यों हो रही है। असल में पंखुड़ी भी हमेशा कुहू को मन्नत की तस्वीरें दिखाती थी, उससे बताती थी कि ये तुम्हारी बुआ है। शायद इसी वजह से कुहू भी मन्नत को देखकर बिल्कुल अनजान नहीं लग रही थी। लगभग 3 साल की होने वाली कुहू बिल्कुल अपनी बुआ पर गई थी। उसकी जैसी आंखें, उसकी जैसी मुस्कान, उसकी जैसी मासूमियत। मन्नत की आंखों से अनजाने में आंसू बह निकले। तभी पंखुड़ी धीरे धीरे उसके पास आई। उसने बिना कुछ कहे कुहू को मन्नत के गोद में बैठा दिया, जैसे उसे भी महसूस हो गया हो कि इस वक्त इन दोनों को किसी परिचय की ज़रूरत नहीं है। कुहू आराम से मन्नत की गोद में बैठ गई। मन्नत कांपते हाथों से उसके गाल सहलाने लगी, कभी उसके माथे को चूमती, कभी उसके बालों में उंगलियां फेरती, कभी उसे अपने सीने से लगा लेती, जैसे बरसों की कोई कमी पूरी कर रही हो, जैसे वह इस पल के लिए बहुत समय से तरसी हो। कुहू उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा रही थी। मन्नत ने प्यार से पूछा, आपका नाम क्या है? तभी पंखुड़ी ने कहा, कुहू। मन्नत की नज़र पंखुड़ी पर चली गई। कुछ पल वह उसे देखती रही, फिर उसके होठों पर हल्की मुस्कान आई और उसने बिल्कुल उसी अंदाज में कहा, बहुत प्यारा नाम रखा है तुमने पंखू। एक पल के लिए पूरा कमरा जैसे थम गया। पंखुड़ी की सांस अटक गई, उसकी आंखें फैल गई, क्योंकि यही बात ठीक इसी अंदाज में मन्नत पहले भी कहा करती थी। पंखुड़ी बस उसे देखती रह गई। वहीं कबीर भी अब तक सब कुछ गौर से देख रहा था। उसके मन के सवाल और गहरे होते जा रहे थे। तभी वो आगे बढ़ा और प्यार से बोला, कैसी हो बच्चा? मन्नत ने उसकी तरफ देखा, फिर हल्की मुस्कान के साथ बोली, मैं बिल्कुल ठीक हूँ भाई। और फिर उसका पूरा ध्यान वापस कुहू पर चला गया। वह उसके साथ खेलने लगी। कुहू भी कुछ ही मिनटों में उससे घुल मिल गई थी। वहीं दरवाजे के पास अमृता खड़ी थी। उसके दिल में अलग ही तूफान चल रहा था। बार बार एक ही डर उसे परेशान कर रहा था। अगर मन्नत को सब कुछ याद आ गया तो क्या वो उससे नफरत करेगी?
क्या वह उसे माफ़ कर पाएगी? लेकिन फिलहाल मन्नत को सही सलामत देखकर उसके दिल को थोड़ी तसल्ली जरूर मिली थी। तभी अचानक मन्नत की नज़र दरवाजे की तरफ उठी। उसकी नज़र सीधे अमृता पर जाकर रुकी। वह कुछ सेकंड तक उसे देखती रही, इतनी देर तक कि अमृता का दिल धड़कने लगा। फिर अचानक मन्नत मुस्कुरा दी और फिर कहा, तू दरवाजे पर क्यों खड़ी है अम्मू? अंदर आना। अमृता ने राहत की सांस ली और जल्दी से आकर उसके सीने से लग गई। वह कांपती आवाज़ में पूछी, तूने तो डरा दिया था मन्नू। मन्नत कुछ बोली नहीं, बस हल्की सी मुस्कुरा दी। वहीं कबीर और पंखुड़ी के चेहरे पर उलझन उतर आई थी। उन्हें तो अब तक यही लग रहा था कि मन्नत की यादें लौट चुकी है। वहीं दूसरी ओर वेदांत सीधे फार्म हाउस पहुंच चुका था। बारिश अब भी लगातार हो रही थी। उसने गाड़ी रोकी और बिना किसी की तरफ देखे भारी कदमों से अंदर चला गया। वो सीधे उस कमरे में पहुंचा जिसकी हर दीवार पर सिर्फ उसकी और मन्नत की यादें बसी थी। वह कमरा जहां उसने अपनी पूरी दुनिया बसाई थी। वेदांश धीरे से फर्श पर बैठ गया। उसने सिर पीछे दीवार से टिका दिया। कुछ पल तक उसकी नज़र सामने लगी तस्वीर पर टिकी रही। तस्वीर में मन्नत मुस्कुरा रही थी, वैसे ही बेफिक्र, वैसी ही जिद्दी, वैसी ही उसकी जान। वेदांश की आंखें लाल थी, बेहद गहरी, इतनी गहरी कि कोई समझ नहीं सकता था कि इस वक्त उसके भीतर क्या चल रहा है। उसने धीरे से शराब की बोतल उठाई, ढक्कन खोला और बिना सोचे एक लंबा घूंट भर लिया। फिर दूसरा, फिर तीसरा। वह लगातार पीता जा रहा था। यह पहली बार था जब वेदांश ने इस तरह शराब को हाथ लगाया था, वरना पिछले 3 सालों से उसने शराब को छुआ तक नहीं था। हाँ, सिगरेट जरूर उसकी आदत बन गई थी, लेकिन शराब नहीं, क्योंकि उसे हमेशा लगता था कि उसे होश में रहना है अपनी जान के लिए, उस दिन के लिए जब वह वापस आएगी। लेकिन आज जैसे उसका सारा धैर्य टूट गया था। उसकी नज़र अब भी तस्वीर पर टिकी थी। वह मन ही मन बोला, इतना हक है ना आपको मुझ पर जान, कि जब मन करे मेरी सांसें रोक दो, जब मन करे मुझे तड़पा दो, जब मन करे बिना बताए कहीं भी चली जाओ। उसके होठों पर एक दर्द भरी मुस्कान आई। उसने कसकर बोतल पकड़ ली। आपको अंदाज़ा भी है आपके एक कदम ने मेरे अंदर क्या कर दिया है? इस बार तो मुझे मार ही दिया है। कमरे में सन्नाटा पसरा हुआ था। सिर्फ बारिश की आवाज़ गूंज रही थी और एक टूटा हुआ दिल जो खुद को संभालने की नाकाम कोशिश कर रहा था। वहीं कबीर, लूना, मयंक और शिव के बीच माहौल काफ़ी गंभीर था। तभी कबीर की नज़रें पूरे केबिन में घूमी। उसने भव्य सिकुड़ते पूछा, वेद कहाँ है? मयंक ने एक गहरी सांस ली और कहा, वो शायद किंगडम में होगा या फार्म हाउस में। उसने यह बात बहुत धीमी आवाज़ में कही थी। कबीर की भवें और सिकुड़ गई। वह अच्छी तरह जानता था कि वेदांश मन्नत को इस हालत में कभी अकेला छोड़कर नहीं जाता। कबीर के मन में सवाल उठने लगे। शायद मयंक उसके चेहरे के भाव समझ गया था। उसने तुरंत कहा, इट्स ओके, वो बस थोड़ा अकेला रहना चाहता था। फिर उसने बात बदलते हुए पूछा, कुछ पता चला? मनु की यादें वापस आई है या नहीं? कबीर ने गहरी सांस ली, फिर धीरे से कहा, मैंने अभी कुछ पूछा नहीं है, लेकिन जिस तरह से वो सबसे मिल रही हैं, उन्हें देखकर लग रहा है कि शायद कुछ यादें वापस आई है, या फिर हो सकता है कि वो अपने एहसासों के जरिए सबको पहचान रही हो। मयंक चुप हो गया। वहीं मन्नत के केबिन में माहौल हल्का और भावनाओं से भरा हुआ था। वो अभी भी कुहू के साथ खेल रही थी। उसके चेहरे पर एक सच्ची मुस्कान थी, जैसे कुछ समय के लिए उसने अपना सारा दर्द पीछे छोड़ दिया हो। लेकिन कमरे में मौजूद हर कोई उसे ही देख रहा था। तभी केशव जी धीरे से आगे बढ़े और बोले, मन्नू। मन्नत ने तुरंत उनकी तरफ देखा। केशव जी ने हल्की मुस्कान के साथ फिर कहा, हम चाहते हैं कि आज आप हमारे साथ शेखावत मेंशन चले। वैसे भी कल आप वहाँ आने वाली थी। यह सुनते ही एक पल के लिए मन्नत का चेहरा थोड़ा गंभीर हो गया। उसके मन में हल्का सा सवाल उठा, क्या मुझे शेखावत मेंशन जाना था? मुझे तो मालूम ही नहीं था। क्या कुछ स्पेशल था? यह सुनते ही केशव जी, राजवीर जी और दिव्या जी एक दूसरे को देखने लगे। उन्हें लगा था कि मन्नत को सब याद होगा, खासकर कल का दिन। दिव्या जी धीरे से बोली, मनु, आप भूल गई क्या? कल। वह आगे बोल ही रही थी, तभी केबिन का दरवाज़ा खुला। कबीर अंदर आया। उसकी नज़रें तुरंत माहौल पर गई और उसने हल्की, सख्त लेकिन संभली हुई आवाज़ में कहा, स्पेशल था बच्चा,
कि आप अपने घर वापस आने वाली थी। दिव्या जी और बाकी सभी कबीर की तरफ देखने लगे। कबीर जानबूझकर बीच में बोल पड़ा था। वो नहीं चाहता था कि मन्नत पर अचानक कियारा की बरसी का बोझ आ जाए। उसे अभी तक यह भी पूरी तरह कंफर्म नहीं था कि मन्नत की यादें पूरी लौटी है या नहीं। वो अभी अभी मौत के मुंह से निकली थी। ऐसे में कोई भी झटका रिस्की हो सकता था। मन्नत ने धीरे से कहा, ओह, मुझे वहाँ जाना था, मैं भूल गई थी। उसकी आवाज़ हल्की थी, लेकिन अंदर कहीं एक हल्का सा खालीपन था। दिव्या जी तुरंत मुस्कुराकर बोली, कोई बात नहीं बेटा, अब तो चल सकती है ना। डॉक्टर ने डिस्चार्ज दे दिया है। हम बस चाहते हैं कि आप अपने घर चले, हमारे साथ समय बिताए। उनकी आंखें नम थी। 3 साल हो गए। वो घर आपको देखने के लिए तरस रहा है। यह सुनते ही मन्नत की आंखें हल्की सी भर आई। वो धीमे से बोली, मैं समझती हूँ। फिर उसने गहरी सांस ली, लेकिन प्लीज़ फ़िलहाल मुझे राठौर मेंशन जाना होगा। कमरे में हल्का सन्नाटा छा गया। मन्नत ने जल्दी से जोड़ा, मैं वादा करती हूँ, मैं आप सबसे मिलने आया करूँगी। उसकी आवाज़ में नरमी थी। मैं इस बार कहीं नहीं जा रही हूँ, आप लोगों को छोड़कर कभी नहीं। प्लीज़ मुझे राठौर मेंशन जाने दीजिए। यह सुनते ही सभी के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। पूरे रास्ते मन्नत खामोश बैठी रही। उसकी नज़रें खिड़की के बाहर टिकी थी। बारिश अब भी हो रही थी। वहीं कबीर बार बार उसकी तरफ देख रहा था। उसके मन में हजारों सवाल थे, लेकिन वो समझ नहीं पा रहा था कि आखिर पूछे तो क्या पूछे। कुछ देर बाद उसने गहरी सांस ली। बच्चा, मन्नत ने धीरे से उसकी तरफ देखा। कबीर कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, आप वहाँ पहुँची कैसे? मेरा मतलब उस मंदिर तक। ये सब पूछने का शायद सही समय नहीं है, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ। मन्नत कुछ क्षण चुप रही, फिर उसने अपनी नज़रें खिड़की की तरफ मोड़ ली। मैं अपनी यादों की तलाश में गई थी भाई। कबीर की आंखें गहरी हो गई। मन्नत धीमी आवाज़ में बोली, मैंने ही अम्मू से जिद की थी उसे उस जगह ले चलने के लिए जहाँ मैं उसे पहली बार मिली थी। इसलिए इसमें अम्मू की कोई गलती नहीं है। वो तो मुझे वहाँ ले जाना ही नहीं चाहती थी। जिद मैंने की थी। कबीर चुपचाप सुनता रहा। उसके मन में सवाल और बढ़ गए थे। उसे लगा था कि उस मंदिर में मन्नत की यादें ट्रिगर हुई है, जिसके कारण उसकी हालत बिगड़ी। क्योंकि जिस तरह की हालत में मन्नत मिली थी, वह अक्सर तभी होता था जब उसकी यादें ट्रिगर होती थी। लेकिन यहाँ तो मन्नत पूरी तरह से इनकार कर रही थी। उसकी बातों ने कबीर को और उलझा दिया। मन्नत ने आगे कहा, भाई, थकान की वजह से मैं वहाँ बेहोश हो गई थी। बारिश में भीगना, फिर इतनी लंबी पैदल यात्रा और फिर मंदिर की वह ऊंची सीढ़ियाँ। मेरा शरीर और दिमाग साथ नहीं दे पाए। सबको लगा कि मेरी यादें ट्रिगर हुई है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। कबीर ने गौर से उसकी तरफ देखा। उसे महसूस हो रहा था कि मन्नत कुछ छुपा रही है, लेकिन क्या? वो समझ नहीं पा रहा था। लेकिन उसने आगे कुछ नहीं पूछा। शायद अभी सवाल करने का सही समय नहीं था। कुछ देर बाद उनकी गाड़ी सीधे राठौर मेंशन जाकर रुकी। मन्नत ने धीरे से कहा, अब आप जाइए भाई, मैं चली जाऊंगी। कबीर ने इस पर भी कुछ नहीं कहा, बस प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा। अपना ख्याल रखना बच्चा। मन्नत ने हल्के से सिर हिला दिया। फिर वह गाड़ी से उतरकर राठौर मेंशन के अंदर चली गई। कबीर उसे जाते हुए देखता रहा तब तक जब तक वह पूरी तरह उसकी नज़रों से ओझल नहीं हो गई। उसके बाद ही गाड़ी वहाँ से मुड़ी और धीरे धीरे आगे बढ़ गई। वहीं मन्नत की नज़र राठौर मेंशन पर जाकर टिक गई। आज वह इस घर को अलग नज़रों से देख रही थी। उसके कदम भारी हो गए थे। दिल में अजीब सा दर्द उठ रहा था। उसने एक पल के लिए अपनी आंखें बंद की और मन ही मन बोली, मुझे खुद को संभालना होगा। उसने गहरी सांस ली, अपने आंसुओं को रोका और फिर भारी कदमों से राठौर मेंशन के अंदर चली गई। वो जैसे ही मेंशन के अंदर आई, उसकी सांस भारी हो गई थी। हॉल में ओम जी और सावित्री जी चिंतित होकर बैठे हुए थे। तभी सावित्री जी की नज़र उस पर पड़ी। उन्हें अब तक यही लग रहा था कि मन्नत और वेदांश शेखावत मेंशन कियारा की बरसी में गए हुए हैं। सावित्री जी ने तुरंत पूछा, सब ठीक था ना वहाँ बेटा? सॉरी बेटा, हम जा नहीं सके, हमें अचानक हॉस्पिटल जाना पड़ा था। मन्नत एक पल उन्हें देखती रह गई। उसने उनके शब्दों को अलग तरीके से समझा था। उसे लगा कि वे अंगद के बारे में बात कर रही हैं। वह थोड़ा उलझकर बोली, मैं कुछ समझी नहीं। सावित्री जी ने फिर पूछा,
कियारा की बरसी कैसी थी? यह सुनते ही मन्नत एक पल के लिए ठिठक गई। कियारा की बरसी? कल कियारा की बरसी थी? उसकी सांस एक पल को फिर से भारी हो गई। दिमाग फिर से हल्का हल्का ट्रिगर होने लगा, लेकिन उसने तुरंत अपनी मुट्ठी कस ली और खुद को संभाल लिया। चेहरे पर कोई भाव नहीं आने दिया, लेकिन आंखें गहरी हो चुकी थी। वो धीरे से बोली, सब ठीक था। फिर उसने बात बदलते हुए पूछी, और मिस्टर अंगद राठौर कैसे हैं? क्या उन्हें बहुत गहरी चोट लगी है? सावित्री जी ने हल्की सांस ली। हाँ बेटा, चोट तो बहुत लगी है, लेकिन अभी वो चलने और बोलने की स्थिति में नहीं है। पता नहीं यह कैसा एक्सीडेंट था, कुछ समझ नहीं आ रहा है बेटा। फिर उन्होंने मन्नत के कंधे पर हाथ रखा। आप चिंता मत करो, आप जाओ और आराम करो। मन्नत गहरी सांस ली, आगे बढ़ी और जैसे ही सीढ़ियों के पास गई, अचानक उसकी जोरदार टक्कर सालू से हो गई। आह! मन्नत ने तुरंत अपना सिर पकड़ लिया। टक्कर इतनी तेज थी कि दोनों एक पल के लिए लड़खड़ा गई। वहीं सालू की आंखों में पहले से ही गुस्सा भरा हुआ था। वह मन्नत को ऐसे घूर रही थी जैसे अगले पल उस पर टूट पड़ेगी, लेकिन इस बार कुछ अलग था। सालू को देखकर मन्नत के कदम खुद पर खुद ठहर गए। वह कुछ सेकंड तक बस उसे देखती रही। ऐसा नहीं था कि उसने सालू को पहली बार देखा था। जब से वो राठौर मेंशन आई थी, रोज उसे देखती आ रही थी, लेकिन आज उसका दिल पहली बार सालू को सच में देख रहा था। उसकी आंखें, उसके चेहरे के भाव, उसकी नफरत, सब कुछ। वहीं सालू गुस्से में कुछ कहने के लिए मुंह खोली ही थी कि अचानक उसकी जली हुई जुबान में तेज दर्द उठा। उसका चेहरा सिकुड़ गया। उसे याद आ गया कि वो अब ठीक से बोल भी नहीं सकती। उसकी मुठ्ठियाँ कस गई। अब उसे पूरा यकीन था कि सूप वाला हादसा कोई हादसा नहीं था। उसके मन में अब भी यही चल रहा था कि मन्नत ने ही उससे बदला लिया था। मन्नत ने खुद को संभालते हुए हल्के गुस्से में बोली, इतना बड़ा घर है, चलना नहीं आता है क्या? ऐसे कोई टकराता है क्या? लेकिन सालू ने कोई जवाब नहीं दिया। वह बस उसे घूरती रही, ऐसी नज़रों से मानो अभी उसे जलाकर राख कर देगी। फिर अचानक उसके मन में एक और सवाल कौंधा, यह गई कहाँ थी और वेदांश कहाँ है? क्योंकि उसने पहली बार मन्नत को अकेले लौटते देखा था। वहीं मन्नत के पास आज बहस करने की ताकत ही नहीं थी। उसका मन पहले ही बेहद भारी था, इसलिए उसने सालू को नज़रअंदाज किया और बिना कुछ कहे सीढ़ियों की तरफ बढ़ गई। एक एक सीढ़ी चढ़ते हुए वो सीधे टॉप फ्लोर पर अपने कमरे तक पहुंची। मन्नत जैसे अपने कमरे में आई, दरवाज़ा बंद करते ही उसके अंदर दबा हुआ दर्द फूट पड़ा। वह घुटने के बल फर्श पर बैठ गई और फुट फुट कर रोने लगी। उसकी आंखों से आंसुओं की धार लगातार बह रही थी। रोते रोते उसका मन 3 साल पीछे चला गया। उस दिन, जिस दिन जब उसने वेदांश को अपने कसम में बांधा था और हमेशा के लिए उसे दूर जाने का फैसला कर लिया था। उस दिन उसके दिल का एक हिस्सा वहीं मर गया था। वहाँ से निकलते वक्त उसने कहा था कि वो शेखावत मेंशन जा रही है, लेकिन सच तो यह था कि उसके कदमों को खुद नहीं मालूम था कि वे उसे कहाँ ले जा रहे हैं। दिल में वेदांश से जुदाई का दर्द था, अपने फैसलों का बोझ था और वैभव की बातों पर भरोसा करने का पछतावा। वो बस चलती जा रही थी, बिना दिशा, बिना मंजिल, बिना होश के। तभी उसकी नज़र दूर पहाड़ी पर बने माता रानी के मंदिर पर पड़ी। घंटियों की आवाज़ हवा में गूंज रही थी। जाने क्यों उसके कदम खुद पर खुद मंदिर की तरफ बढ़ गए। मंदिर के अंदर पहुंचते ही वो माता रानी की मूर्ति के सामने घुटने के बल बैठ गई और अगले ही पल फुट फुट कर रोने लगी। मुझे माफ़ कर दीजिएगा माता रानी, मेरी मजबूरी है, मुझे अपने वीर से दूर जाना पड़ रहा है। मेरी वजह से अधिराज अंकल चले गए, मेरी वजह से आयुष चला गया, संध्या माँ कोमा में है। मैं सच में मनहूस हूँ। मैं मनहूस ही तो हूँ। जिसकी ज़िंदगी में जाऊँगी उसकी लाइफ को बर्बाद कर दूँगी। मैंने सब बर्बाद कर दिया। क्यों मैंने वैभव की बातों पर भरोसा किया? क्यों मैंने अपने वी पर भरोसा नहीं किया? क्यों? वो लगातार रो रही थी, इतना रो रही थी कि उसकी सांसें तक टूटने लगी थी। तभी उसे अपने पीछे किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। उसका पूरा शरीर सिहर उठा। मन्नत ने आंसू भरी आंखों से पीछे पलट कर देखा और अगले ही पल उसकी आंखें फैल गई। मंदिर के पीछे अंधेरे में कई लोग खड़े थे। सभी ने काले नकाब पहन रखा था। उनके चेहरे पूरी तरह ढके हुए थे, सिर्फ उनकी आंखें दिखाई दे रही थी। लेकिन उनमें से एक व्यक्ति सबसे अलग खड़ा था। उसका पूरा शरीर
काले लिबास में ढका था। चेहरा भी नकाब से छिपा हुआ था, लेकिन उसकी आंखें इतनी ठंडी, इतनी खतरनाक, इतनी भयावह थी कि मन्नत का दिल कांप उठा। वो अनजाने में एक कदम पीछे हट गई। कौन कौन हो तुम लोग और क्या चाहते हो मुझसे? वो आदमी धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगा। उसके कदमों की आवाज़ मंदिर के सन्नाटे में साफ सुनाई दे रही थी। मन्नत की धड़कनें तेज हो गई। वो आदमी उसके बिल्कुल सामने आकर रुक गया। फिर उसने अपनी उंगली से मन्नत की ठुड्डी ऊपर उठाई और एक डरावनी मुस्कान के साथ बोला, हमें क्या चाहिए? हमें तो तुम चाहिए मन्नत। मन्नत का गला सूख गया। उसने झटके से उसका हाथ हटाया। कौन हो तुम लोग? क्या बकवास कर रहे हो? उस नकाबपोश ने उसकी बात सुनकर जोरदार ठहाका लगाया। उसकी हंसी सुनकर मन्नत के रोंगटे खड़े हो गए। फिर वह बोला, तुम्हें यह जानने की ज़रूरत नहीं कि हम कौन हैं, लेकिन यह जानना तुम्हारे लिए ज़रूरी है कि तुम्हें तुम्हारे वीर से दूर करने की जितनी भी साजिशें रची गई थी, उन सब के पीछे हम थे। मन्नत की सांसें रुक गई। क्या? वह आदमी मुस्कुराया। हाँ, वैभव तो सिर्फ एक मोहरा था मन्नत। असल खेल तो हम खेल रहे थे और तुम तो हमारी उम्मीद से भी ज़्यादा आसान निकली। इतनी भोली, इतनी भावुक कि जिसने जो कहा तुम मानती चली गई। हमने जाल बिछाया और तुम उसमें फंसती चली गई। मन्नत की आंखों से आंसू बह रहे थे। वह कांपती आवाज़ में बोली, झूठ, ये झूठ है। वह नकाबपोश फिर हंसा। यही तो तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी है मन्नत। तुम्हें वही दिखाया गया जो हम दिखाना चाहते थे और तुमने वही सच मान लिया। बेवकूफ़ लड़की। मन्नत की टांगों से जैसे जान निकलने लगी। तभी वह नकाबपोश उसके कान के पास झुककर फुसफुसाया, लेकिन अब एक नई समस्या खड़ी हो गई है। तुम अपने वीर से दूर तो हो गई हो, लेकिन तुम्हारा दिल अभी भी उसी के पास भागता है। हमें डर है कि एक दिन तुम वापस उसके पास लौट आओगी और अगर तुम लौट गई तो हमारा पूरा खेल खत्म हो जाएगा। मन्नत घबराकर पीछे हटी। दूर रहो मुझसे। लेकिन अगले ही पल उस नकाबपोश ने अपने साथ खड़े लोगों की तरफ इशारा किया और उसकी आंखों में एक खतरनाक चमक उभरी। इसलिए अब हम तुमसे तुम्हारी सबसे कीमती चीज़ छीन लेंगे। मन्नत की धड़कन रुक गई। क्या 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 मतलब? वह नकाबपोश धीरे धीरे मुस्कुराया और फिर बोला, तुम्हारी यादें मन्नत। हम तुमसे तुम्हारी सारी यादें छीन लेंगे। तुम्हारा अतीत, तुम्हारा प्यार, तुम्हारा वी, सब कुछ। और अगले ही पल उसके हाथ में एक इंजेक्शन चमका, जिसे देखकर मन्नत की आंखें डर से फैल गई। वह डर के मारे लगातार पीछे हट रही थी। उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। वह हाथ जोड़कर रोते हुए बोली, प्लीज़ प्लीज़ ऐसा मत करो। मेरी यादें मत छीनो। मेरे वी को मुझसे मत छीनो। उनके साथ बिताया हर पल, हर याद, वही तो मेरी ज़िंदगी है। वही मुझे उनसे दूर रहकर भी जीने की वजह देगा। मैं वादा करती हूँ, मैं कभी उनके पास वापस नहीं जाऊँगी, कभी उनकी ज़िंदगी में लौट कर नहीं आऊँगी। बस मुझसे मेरी यादें मत छीनो। उसकी आवाज़ टूट रही थी, लेकिन सामने खड़े नकाबपोश की आंखों में जरा भी रहम नहीं था। वह ठंडी हंसी हंसकर बोला, मान भी ले कि हमें तुम पर भरोसा हो गया, लेकिन हमें वेदांश राठौर पर जरा भी भरोसा नहीं है। मन्नत की सांस अटक गई। नकाबपोश की आंखों में नफरत साफ दिखाई दे रही थी। वह धीरे धीरे बोला, हमें उसे तोड़ना है, उसे बर्बाद करना है, उससे उसका सब कुछ छीन लेना है। और उसकी सबसे बड़ी ताकत कौन है? उसने मन्नत की तरफ इशारा किया। तुम्हें उससे दूर करना जरूरी था और वह हम कर चुके हैं। लेकिन अगर कभी तुम उसके पास पहुंच गई या वो तुम्हारे पास आ गया तो हमारा पूरा खेल खत्म हो जाएगा। मन्नत की आंखें फैल गई। वह कुछ समझ पाती उससे पहले ही दो आदमियों ने उसे कसकर पकड़ लिया और अगले ही पल उसके गले में जबरदस्ती इंजेक्शन उतार दिया गया। आह! दर्द से उसकी चीख निकल गई। उसका पूरा शरीर कांप उठा। वह जमीन पर गिर पड़ी। तभी वही नकाबपोश जोर जोर से हंसने लगा। अब देखना मन्नत, कुछ ही मिनटों में तुम्हारी सारी यादें मिट जाएंगी। तुम्हारा अतीत, तुम्हारा प्यार, तुम्हारा परिवार, तुम्हारा वी, सब कुछ। और अगर कभी तुम उन्हें याद करने की कोशिश करोगी तो तुम्हारा दिमाग तुम्हारा साथ छोड़ देगा। इतना दर्द होगा कि तुम खुद मौत मांगोगी। मन्नत की आंखें डर से फैल गई।
वह कांपते हुए माता रानी की मूर्ति की तरफ देखने लगी। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। माता रानी, अगर मेरी कोई सज़ा है तो मुझे दे दीजिए, मुझसे सब कुछ छीन लीजिए, लेकिन मेरे वी की यादें मत छीनिए। उनकी यादें ही तो मेरा सहारा है। मैं जी लूँगी, मैं उनसे दूर रह लूँगी, लेकिन उन्हें भूलकर नहीं जी पाऊँगी। उसका दिल बुरी तरह टूट चुका था और उसी पल उसे पहली बार अपने फैसले पर पछतावा हुआ, भयानक पछतावा। काश काश उसने वेदांश को सब कुछ बता दिया होता। काश उसने उससे सच नहीं छिपाया होता। काश वह उससे दूर नहीं गई होती। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। इंजेक्शन अपना असर दिखाने लगा था। उसकी आंखों के सामने धुंध छाने लगी। तभी उसने उन नकाबपोशों में से एक को कहते सुना, अब इसका क्या करना है? दूसरा आदमी बोला, इसे यहाँ नहीं छोड़ सकते। तभी वही नकाबपोश नेता बोला, माफिया वर्ल्ड में भी नहीं डाल सकते, क्योंकि वेदांश राठौर इसे ढूंढ निकालेगा और हम इसे मार भी नहीं सकते, क्योंकि जिनके पास इसे भेजना है वह इसका इंतज़ार कर रहे हैं। अभी इसे उनके साथ नई जिंदगी शुरू करनी है। मन्नत का दिल धड़कना भूल गया। उसकी सांस अटक गई। नई जिंदगी? किसके साथ? तभी उसे एहसास हुआ यह सिर्फ उसकी यादें मिटाने की साजिश नहीं थी। यह पूरा खेल बहुत पहले से रचा गया था, उसे वेदांश से दूर करने के लिए, उसकी ज़िंदगी छीनने के लिए। और सबसे बड़ी बात, इस खेल के पीछे कोई ऐसा इंसान था जो वेदांश राठौर से गहरी नफरत करता था, इतनी गहरी कि उसकी बर्बादी के लिए मन्नत को मोहरा बना दिया गया था। मन्नत किसी तरह खुद को संभाल कर खड़ी हुई। उसकी सांसें बुरी तरह उखड़ रही थी। इंजेक्शन का असर शुरू हो चुका था। उसे महसूस हो रहा था कि उसका दिमाग धीरे धीरे शून्य पड़ता जा रहा है। लेकिन एक बात वो अच्छी तरह जानती थी, उसे वेदांश तक पहुंचना होगा, इससे पहले कि उसकी सारी यादें उससे छीन जाए, इससे पहले कि वो अपने वी को हमेशा के लिए भूल जाए। कांपते कदमों से वो पीछे हटने लगी। तभी उस नकाबपोश की नज़र उसके गले में पड़े पेंडेंट पर पड़ी। उसकी आंखें अचानक खतरनाक तरीके से सिकुड़ गई। वो धीमे कदमों से मन्नत के पास आया और बोला, रुको, एक चीज़ तो हम भूल ही गए। मन्नत का दिल जोर से धड़क उठा। उसने घबराकर अपने पेंडेंट को कसकर पकड़ लिया। पेंडेंट जिससे उसकी वी की यादें जुड़ी थी, और शायद वही एक चीज़ थी जो भविष्य में उसकी खोई हुई यादों को वापस ला सकती थी। मन्नत ने डरते हुए कहा, नहीं, इसे मत छीनो प्लीज़। लेकिन अगले ही पल नकाबपोश ने झपटा मारकर पेंडेंट उसके गले से खींच लिया। चेन टूटने की आवाज़ के साथ मन्नत चीख पड़ी। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। वह पेंडेंट वापस लेने के लिए आगे बढ़ी, लेकिन नकाबपोश ने उसे जोर से धक्का दे दिया। वह जमीन पर गिर पड़ी। नकाबपोश ने पेंडेंट को अपनी मुट्ठी में भींच लिया। उसकी आवाज़ नफरत से भरी हुई थी। वह बोला, इस पेंडेंट पर हक मेरा है। फिर उसने झुककर मन्नत की आंखों में देखा, और तुम पर हक मेरे बॉस का है। मन्नत की रूह तक कांप गई। अगले ही पल वह जोर जोर से हंसने लगा। उसकी हंसी सुनकर बाकी नकाबपोश भी हंसने लगे। पूरा माहौल डरावनी हंसी में गूंज उठा। मन्नत का दिल बैठने लगा, लेकिन उसी क्षण उसके अंदर जाने कहाँ से हिम्मत आ गई। उसने धीरे धीरे अपने कदम पीछे खिसकाए, एक कदम, फिर दूसरा कदम, और फिर अचानक पूरी ताकत से मुड़ी और भागने लगी। भागो, इसे पकड़ो, पीछे से नकाबपोशों की आवाज़ गूंजी। मन्नत पूरी ताकत से दौड़ रही थी। आंसू उसकी आंखों से बह रहे थे, सांसें टूट रही थी, दिमाग फटने जैसा दर्द दे रहा था। लेकिन उसके होठों पर सिर्फ एक ही नाम था, वी। मुझे वी के पास जाना है, मुझे उन्हें सब बताना है। वह लगातार भागती रही और अचानक धड़ाम वो किसी से जोर से टकरा गई। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। आखिरी बार उसने सामने खड़े चेहरे को देखने की कोशिश की, और धुंधली नज़रों में उसे सिर्फ एक लड़की दिखाई दी, अमृता। यही सोचते सोचते मन्नत वर्तमान में लौट आई। उसका पूरा शरीर पसीने से भीग चुका था, सांसें बेकाबू थी, सिर ऐसा दर्द कर रहा था जैसे कोई अंदर हथौड़े चला रहा हो। उसने दोनों हाथों से अपना सिर पकड़ लिया था। आंखें लाल हो चुकी थी, लेकिन अब एक बात बिल्कुल साफ थी, उसकी यादें पूरी तरह लौट चुकी थी। उसे सब याद था, वेदांश, कियारा, वैभव, मंदिर, नकाबपोश, पेंडेंट, सब कुछ। और अब उसके दिल में सिर्फ एक ही आग जल रही थी, उस इंसान को ढूंढने की आग जिसने उसकी ज़िंदगी बर्बाद की थी,
जिसने उसे उसके वी से अलग किया था। मन्नत ने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली। माथे की नसें दर्द से तन चुकी थी, लेकिन उससे कहीं ज्यादा दर्द उसके दिल में था। कुछ पल तक वह वहीं बैठी रही, फिर धीरे धीरे खिड़की के पास जाकर खड़ी हो गई। बाहर आसमान में बादल छाए हुए थे, जैसे प्रकृति भी उसके मन का बोझ महसूस कर रही हो। उसकी आंखों से एक आंसू ढुलक कर गाल पर बह गए। उसने धीरे से आंखें बंद की और टूटी हुई आवाज में बुदबुदाई, बस बहुत हुआ। अब मैं सच जानकर रहूंगी। मैं पता लगाकर रहूंगी कि मेरे साथ ये सब किसने किया था। और जब तक वो सच सामने नहीं आ जाता, तब तक मुझे अपनी याददाश्त खोने का यह नाटक जारी रखना ही होगा। उसकी आंखें गहरी हो गई थी। फिर वो गहरी सांस लेकर अपनी नज़रें कमरे में दोहराई और उसका दिल कसक गया। वह बोली, वी कहाँ चले गए हैं? आप कहाँ हैं वी? उसकी आंखों से आंसू बह निकले। जब भी मैं परेशान होती थी, आप बिना कुछ कहे मुझे अपनी बाहों में भर लेते थे। जब भी मैं रोती थी, आप मेरे आंसू मुझसे पहले पढ़ लेते थे। मुझे क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए, सब समझ जाते थे। उसने अपने होठ भींच लिए। लेकिन आज मुझे आपकी ज़रूरत है और आप ही मेरे पास नहीं हैं। कुछ पल तक वो खामोश खड़ी रही। फिर अचानक जैसे उसके दिमाग में कोई ख्याल कौंधा, उसकी भवें सिकुड़ गई। कहीं वो फार्म हाउस तो नहीं चले गए? उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। मुझे जाकर देखना चाहिए। लेकिन अगले ही पल वह रुक गई। उसने गहरी सांस ली। नहीं, अगर मैं फिर से यहाँ से चली गई और वो यहाँ आ गए तो? उसकी आंखें फिर भर आई। आज पहली बार उसे अपनी गलती का एहसास इतनी गहराई से हो रहा था। बिना बताए वो अमृता के साथ निकल गई थी। उसकी हालत देखकर वेदांश पर क्या गुजरी होगी, यह सोचकर ही उसका दिल कांप उठा। बहुत नाराज़ होंगे और नाराज़ होने का हक भी है उन्हें। वो हल्का सा मुस्कुराई, लेकिन वह मुस्कान दर्द में बदल गई। मैं ही तो उन्हें हर बार परेशान कर देती हूँ। उसने बाहर अंधेरे आसमान की तरफ देखा। नहीं, मैं यहीं इंतज़ार करूँगी। कुछ घंटे, बस कुछ घंटे, शायद वो खुद ही लौट आए। उसने मन ही मन यह फैसला किया और धीरे धीरे वॉशरूम की तरफ बढ़ गई। लेकिन जाते जाते भी उसकी नज़र बार बार कमरे के दरवाजे पर चली जा रही थी, जैसे उसे हर पल यही उम्मीद हो कि अगले ही सेकेंड दरवाज़ा खुलेगा और उसका वी उसके सामने खड़ा होगा। रात काफ़ी गहरी हो चुकी थी। ऊपर अपने कमरे में मन्नत अब भी जाग रही थी। उसकी निगाहें बार बार दरवाजे पर चली जाती थी। हर गुजरते मिनट के साथ उसकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। तभी अचानक राठौर मैंसन के पोर्च में आकर एक कार रुकी। कार का दरवाज़ा खुला और अगले ही पल वेदांश बाहर निकला। उसकी आंखें लाल थी, चेहरा भावहीन था, कदम लड़खड़ा रहे थे। उसके चलने भर से साफ पता चल रहा था कि उसने काफ़ी शराब पी रखी थी। शायद हॉस्पिटल से निकलने के बाद से वो लगातार पीता रहा था। फिर भी वो किसी तरह खुद को संभाले हुए था। लेकिन ताज्जुब की बात यह थी कि इतनी भारी मात्रा में शराब पीने के बावजूद किंग का कंट्रोल ऐसा था कि वो खुद ड्राइविंग करके मेंशन तक पहुंच गया था। वह जैसे लड़खड़ाते कदमों से मेंशन के अंदर दाखिल हुआ, हॉल की तेज रोशनी उसकी आंखों में चुभने लगी। वहीं टॉप फ्लोर पर खड़ी मन्नत गाड़ी की आवाज़ सुनते ही तुरंत कमरे से बाहर निकलकर रेलिंग के पास आ गई थी। नीचे देखते ही मन्नत का कलेजा मुंह को आ गया। उसका दिल कसकर सिकुड़ गया। वी, उसके होठों से बेहद धीमी आवाज़ निकली। वो समझ गई थी कि आज वेदांश कितना टूटा हुआ है। वही वेदांश जैसे तैसे खुद को संभालते हुए सीढ़ियों की तरफ बढ़ रहा था कि अचानक उसका संतुलन पूरी तरह बिगड़ गया। वह गिरने ही वाला था, तभी अगले ही पल किसी ने उसे पकड़ लिया। वेदांश ने भारी पलकों से सामने देखा। सामने सालू खड़ी थी। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। उसने वेदांश को सहारा दे रखा था। एक पल के लिए वेदांश की आंखों में चिढ़ उभरी। मन हुआ कि तुरंत खुद को उससे अलग कर दे। उसे बिल्कुल पसंद नहीं था कि कोई बिना उसकी इजाज़त उसे छुए, खासकर सालू। लेकिन तभी उसकी नज़र ऊपर रेलिंग पर खड़ी मन्नत पर पड़ी। दोनों की आंखें मिली। मन्नत वहीं खड़ी थी। उसकी आंखों में दर्द था, चिंता थी और सबसे ज़्यादा अपराध बोध था। वेदांश ने उसे बस एक पल देखा, सिर्फ एक पल। फिर उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आई। ऐसी मुस्कान जिसमें दर्द भी था, तंज भी था और नाराज़गी भी। उसने जानबूझकर सालू को खुद से अलग नहीं किया।
बल्कि उसकी तरफ देखकर धीमे से कहा, थैंक यू संभालने के लिए। सालू की मुस्कान और चौड़ी हो गई। उसे लगा जैसे उसने कोई जंग जीत लिया हो, लेकिन ऊपर खड़ी मन्नत का दिल बुरी तरह टूट गया। उसकी आंखें भर आई, क्योंकि वो अच्छी तरह से जानती थी वेदांश यह सब सालू के लिए नहीं कर रहा था, वह उसे सजा दे रहा था। उसे एहसास करा रहा था कि आज जो दर्द उसके दिल में है उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ वह खुद है। वहीं सालू अपनी जली हुई जुबान की वजह से चाहकर भी एक शब्द बोल नहीं पा रही थी, लेकिन उसके होठों पर बिखरी वो कुटिल मुस्कान ही मन्नत का कलेजा जलाने के लिए काफ़ी था। वह मन ही मन बेहद ज़बरदस्त महसूस कर रही थी कि अब वेदांश खुद उसके करीब आ रहा है। वेदांश ने धीरे से सालू की बाहों से खुद को थोड़ा दूर किया और अपनी भारी आवाज़ में पूछा, वैसे मिस सालू, आप अभी तक सोई नहीं हैं? सालू को आज अपनी ज़िंदगी में पहली बार इतना बड़ा अफसोस हो रहा था कि वह कुछ बोल नहीं पा रही थी। तभी वेदांश ने अपना चेहरा सालू के थोड़ा और पास झुकाया, उसकी आंखों में देखते हुए पूछा, आप कुछ बोल क्यों नहीं रही हैं? सब ठीक तो है ना? सालू ने फिर से जोर लगाकर कुछ बोलने की कोशिश की, लेकिन मुंह के अंदर की भयानक जलन ने उसे तड़पाकर रख दिया और उसके मुंह से सिर्फ एक कराह निकली। वेदांश के चेहरे पर एक हल्की तिरछी मुस्कान आई, लेकिन बस एक पल के लिए, और फिर वह बोला, इट्स ओके, अगर आपका बोलने का मूड नहीं है तो मत बोलिए, आप जाइए और जाकर सो जाइए, काफ़ी थकी हुई लग रही हैं। उसी पल बस एक तेज़ आवाज़ गूंजी। दोनों ने मुड़कर देखा, सामने मन्नत खड़ी थी। उसकी आंखें लाल थी, चेहरा गुस्से से तना हुआ था और सांसें तेज चल रही थी। वो सीधे आगे बढ़ी और बिना कुछ सोचे सालू और वेदांश के बीच आकर खड़ी हो गई। इतना ही नहीं, उसने सालू को हटाकर वेदांश को अपने पास कर लिया। सालू एक पल को हक्की बक्की रह गई। वहीं वेदांश की गहरी नजरें सीधे मन्नत पर टिकी थी। मन्नत दांत भिंचकर बोली, जब पत्नी साथ में मौजूद हो तो सहारा देने के लिए किसी ऐरे गहरे या राह चलती की जरूरत नहीं होती। उसने वेदांश का हाथ कसकर पकड़ लिया। मैं हूँ इन्हें कमरे तक ले जाने के लिए, तुम अपना रास्ता नापो। कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। वेदांश के होठों पर हल्की सी तिरछी मुस्कान आई, लेकिन वह मुस्कान खुशी की नहीं, दर्द की थी, टूटे हुए दिल की थी। मन्नत का दिल एक बार फिर कसकर सिकुड़ गया। उसे महसूस हुआ कि वह मुस्कान पहले जैसी नहीं रही। उसने वेदांश की आंखों में देखा, वहाँ प्यार अभी भी था, लेकिन उसके पीछे बहुत सारा दर्द भी छिपा था। वेदांश बिना कुछ कहे आज लिफ्ट की तरफ बढ़ गया। आज उसमें सीढ़ियाँ चढ़ने की भी ताकत नहीं बची थी। मन्नत तुरंत उसके पीछे चल पड़ी, लेकिन लिफ्ट के अंदर घुसने से पहले वह एक बार रुकी। उसने पलटकर सालू की तरफ देखा। उसकी आंखों में इस बार सीधा चेतावनी थी। वह अपनी उंगली उसकी तरफ उठाकर बोली, सुनो सालू, मेरे पति से दूर रहना, उनके आसपास मंडराने की कोशिश भी मत करना, और अगर दोबारा मैंने तुम्हें उनके करीब देखा ना, उसकी आवाज़ खतरनाक रूप से धीमी हो गई, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सालू की आंखें गुस्से से फैल गई। वो चाह कर भी जवाब नहीं दे पा रही थी। मन्नत ने आखिरी बार उसे घूरा और तुरंत लिफ्ट की तरफ दौड़ी, लेकिन तब तक टिंग, लिफ्ट का दरवाज़ा बंद हो चुका था। मन्नत एक पल वहीं खड़ी रह गई, फिर उसने दांत भींचे। नहीं, अब मैं आपको अकेले नहीं छोड़ूंगी वी। यह बुदबुदाते हुए वह तेजी से सीढ़ियों की तरफ भागी, क्योंकि उसे हर हाल में वेदांश से पहले नहीं बल्कि वेदांश तक पहुंचना था। मन्नत पूरी रफ्तार से सीढ़ियाँ चढ़ रही थी। दिल में सिर्फ एक डर था, कहीं इस बार वो अपने वी को हमेशा के लिए खुद से दूर ना कर दे। और दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या वेदांश इस बार मन्नत को माफ़ कर पाएगा? क्या मन्नत अपने साथ हुई साजिश का सच जान पाएगी? और आखिर उसके शरीर में मौजूद वो खतरनाक जहर किसने दिया था? तो आज का एपिसोड यहीं ख़त्म होता है। मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आपको आज का एपिसोड कैसा लगा। और हाँ, कहानी पसंद आई हो तो दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, और मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए, और आप सभी को मेरी कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।